गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैंने अभी आपको कल कोशिका और कोशिका चक्र पढ़ाया था और आपको उससे संबंधित पेपर भी दिया था हल करने को और आप लोगों ने बहुत उत्साह से हल किया। लेकिन आपको कुछ डाउट्स थे। शैतान और गिरिराज मीणा के मेरे पास फ़ोन आए थे और उनको कुछ प्रश्न समझ में नहीं आए थे, तो मैं आज आपको डाउट क्लास ले रही हूँ और आपके डाउट्स क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, तो तैयार हो आप लोग? तो देखो, मैंने एक प्रश्न दिया था कि क्वांटासोम क्या है। आपको मैंने पढ़ाया था क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक मैंने आपको पढ़ाया था। तो जो क्वांटासोम है ये हरित लवक के अंदर स्थित होते हैं। तो पहले अपन एक बार हरित लवक की संरचना का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, ये हरित लवक है। हरित लवक दोहरी झिल्ली से आबद्ध कोशिकांग होते हैं। देखिए, ये इसकी बाहरी झिल्ली और ये इसकी आंतरिक झिल्ली। देखिए, जो क्लोरोप्लास्ट के भीतर, हरित लवक के भीतर आपको इस तरह से सिक्कों के समान रचनाएं दिखाई दे रही हैं। ये रचनाएं थाइलेकोइड्स कहलाती हैं और ये थाइलेकोइड्स एक साथ एक दूसरे के ऊपर जमे हुए हैं और ये रचना कहलाती है ग्रेना। और ये ग्रेना आपस में जिस रचना से जुड़े हुए हैं उसे हम इंटरग्रेनम कहते हैं। और जो ये अंतर जो पदार्थ है क्लोरोप्लास्ट के, उसे हम पीठिका या स्ट्रोमा कहते हैं। अब अपना प्रश्न था कि क्वांटासोम क्या है। तो देखो बच्चों, ये जो थाइलेकोइड्स हैं, इनकी आंतरिक सतह पर देखो, थाइलेकोइड्स की आंतरिक सतह पर क्लोरोफिल के अणु होते हैं और ये क्लोरोफिल के अणु आपस में 230 अणु मिलकर एक इकाई बनाते हैं। यह इकाई ही क्वांटासोम कहलाती है। इन क्लोरोफिल अणुओं के अलावा यहाँ पर कैरोटीनाइड्स भी होते हैं और अन्य प्रकाश जो वर्णक हैं वो भी होते हैं। तो ये जो 230 क्लोरोफिल के अणु हैं, ये आपस में मिलकर एक इकाई का निर्माण करते हैं और ये इकाई क्वांटासोम कहलाती है और इसको प्रकाश संश्लेषण की इकाई भी बोलते हैं। और ये कहाँ होते हैं? ये थाइलेकोइड के आंतरिक झिल्ली के ऊपर लगे हुए होते हैं, अंदर की तरफ लगे हुए होते हैं। और एक बार अपन देखते हैं कि ये जो ग्रेना है, इनमें जो क्लोरोफिल के अणु है, तो इसका प्रमुख कार्य क्या है? प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। क्वांटासोम का प्रमुख कार्य प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना है। और पीठिका के अंदर स्टार्च, 70 राइबोसोम, डीएनए और जल होते हैं। अब आपको माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित भी कुछ डाउट्स थे, तो अपन माइटोकॉन्ड्रिया का भी रिवीजन कर लेते हैं एक बार। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोहरी झिल्ली से आबद्ध कोशिकांग होता है। ये इसकी बाहरी झिल्ली और ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, जो कि उभारों के रूप में आपको दिखाई दे रही है अंदर, इन उभारों को हम क्रिस्टी बोलते हैं। इन क्रिस्टी के ऊपर देखिए, ये टेनिस के रैकेट के समान रचनाएं हैं। ये रचनाएं ऑक्सीसोम कहलाती हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली, ये आंतरिक झिल्ली जो उंगलियों के समान उभरी हुई है, इसे हम कहते हैं क्रिस्टी। और क्रिस्टी के ऊपर जो रैकेट के समान रचनाएं लगी हुई हैं, उन्हें हम ऑक्सीसोम या F1 कण कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो भीतर जो अर्ध तरल पदार्थ भरा हुआ है, वह मैट्रिक्स कहलाता है। अब देखिए, मैट्रिक्स में विभिन्न प्रकार के
एंजाइम है और राइबोसोम 70S राइबोसोम डीएनए वगैरह होते हैं। और आपको पता होगा कि हम श्वसन क्रिया को 3 भागों में बांट सकते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ग्लाइकोलिसिस क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। यहाँ पे जो मैट्रिक्स है यहाँ पर क्रेब्स चक्र क्रिया संपन्न होती है और ऑक्सीसोम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की क्रिया संपन्न होती है। इन ऑक्सीसोम्स के ऊपर जो श्वसन श्रृंखला के जो एंजाइम है वो स्थित होते हैं। तो देखो बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का, जिसे हम बोलते हैं कि ऊर्जा ग्रह कहलाता है, क्योंकि जो भी भोजन हम करते हैं वो भोजन रक्त के द्वारा कोशिकाओं में पहुंचता है और कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया इस भोजन का ऑक्सीकरण संपन्न करता है और उस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है जो एटीपी के रूप में संग्रहित हो जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण कोशिकांग हैं और इनकी संरचना आपके लिए अच्छी तरह से समझना जरूरी है। दोनों ही दोहरी झिल्ली से आबद्ध कोशिकांग हैं। दोनों में डीएनए और 70S राइबोसोम पाए जाते हैं और इसलिए इनको अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें डीएनए पाया जाता है और इनमें राइबोसोम और प्रोटीन भी पाए जाते हैं। इनमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। माइटोकॉन्ड्रिया से एक माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, एक हरित लवक से दूसरा हरित लवक बन सकता है। तो इस प्रकार ये जो दोनों कोशिकांग हैं ये अर्ध स्वायत्तशासी अंग होते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट है वो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, जबकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं और जिन कोशिकाओं में जो ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन कर रही है उन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद। कल हम आप लोगों को एक और डाउट था कि अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रथम प्रोफेज अवस्था है, प्रोफेज प्रथम अवस्था है, वो आप लोगों को अच्छे से समझ नहीं आई थी। तो अगली डाउट क्लास में अपन वापस से प्रोफेज फर्स्ट का रिवीजन करेंगे। ओके।